तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 8 कैरेक्टर्स अगर वो रेज होते हो तो कितना पावरफुल होते हैं। इंग्लिश रैंकिंग वाइज नहीं बल्कि उनकी सीरियल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इस इंट्रो के बाद। नंबर 8 पे है कौन। आप लोग ये सोच रहे हो कि कौन कैसे आ सकता है ये लिस्ट में, मगर मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आपको हंटर हंटर एनिमे का पावर सिस्टम समझना पड़ेगा। और हंटर हंटर एनिमे का पावर सिस्टम नेन है। हंटर हंटर के वर्ल्ड में हर इंसान के पास लाइफ एनर्जी होती है। उस लाइफ एनर्जी को ऑरा बोलते हैं। और ऑरा नैन नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं, बल्कि नैन वो टेक्निक होती है जिससे लाइफ एनर्जी को रीशेप या मैनिपुलेट किया जाता है। जहाँ कहीं भी ऑरा का यूज होता है उसे नैन कहते हैं। और नैन को मास्टर करने के लिए सबसे पहले ऑरा नोड्स को ओपन करना पड़ता है, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। अब आपने जान लिया कि नैन और ऑरा होता क्या है। और हंटर हंटर एनिमे के वर्ल्ड में 6 ऑरा टाइप्स होते हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एनहांसमेंट, ट्रांसम्यूटेशन, एमिशन, कॉन्जुगेशन, मैनिपुलेशन और स्पेशलाइजेशन, ये 6 ऑरा टाइप्स। और हर नैन यूजर इन 6 ऑरा टाइप से बिलोंग करता है। अभी मैं सिर्फ एनहांसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि कौन का ऑरा टाइप है। अगर आपको 6 ऑरा टाइप्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एनहांसमेंट होता क्या है। एक एनहांसर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस कर सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इवन हीलिंग भी। तो अभी आपने जान लिया कि गॉन का ऑरा टाइप क्या है। अब ये जान लो कि गॉन ये लिस्ट में आता कैसे है। जब काइट मर जाता है तो गॉन का बिग डैडी गॉन फॉर्म बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का दिखता है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो है गॉन का बिग डैडी फॉर्म, जो कि उसके इमोशन की वजह से बाहर आया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर पे, जो कि है मेलियोडस, जो कि डीमन किंग का नाजायज औलाद नहीं होता है। साला लास्ट वीडियो में बोल दिया था तो FBI घर में घुस गई थी और कान लाल कर दिया। As red as a monkey's ass. मैं थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। तो हम किधर थे। हाँ, डीमन ब्लड कैरी करता है और डीमन प्रिंस भी होता है। और मेलियोडस 7 डेडली सिंस का फॉर्मर और कैप्टन भी होता है। और मेलियोडस को ड्रैगन वॉर मेलियोडस भी बोलते हैं, जो कि उसका सिन है। मेलियोडस का सिन का मतलब है कि वो बंदा अपने फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर उसको गुस्सा आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। यूडस की पावर की बात की जाए तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि वो डीमन क्लैन से बिलोंग करता है। और उसका सिग्नेचर मूव फुल काउंटर। यूडस का डीमन फॉर्म तब बाहर आता है जब वो कुछ नहीं कर सकता है या उसको कोई चाहने वाले को कोई मार रहा हो तो। और ये फॉर्म में मेलियोडस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगी। आप मेलियोडस की डीमन फॉर्म की बात की जाए तो उसका पूरा कर्स उसके बॉडी पे फैल जाता है। मेलियोडस की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब वो डीमन फॉर्म में होता है तब। और मेलियोडस अपने कर्स मार्क को मैनिपुलेट भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आ जाए तो मेलियोडस अपने कर्स मार्क को मैनिपुलेट करता है विंग्स में, जिस कारण से वो उड़ सकता है। मेलियोडस के पास सेकंड फॉर्म भी है, जिसका नाम है असॉल्ट मोड, क्योंकि वो डीमन किंग का बेटा है, इसलिए उसके पास सेकंड फॉर्म भी है। फॉर्म में मेलियोडस अपने डीमन पावर को फुल्ली यूज कर सकता है और कुछ हद तक डीमन किंग की पावर भी यूज कर सकता है। ये फॉर्म तभी एक्टिवेट होते हैं जब वो कुछ नहीं कर सकता है या उसके कोई चाहने वालों को कोई मार रहा हो तब। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर पे, जो कि है आस्था। और आस्था ये लिस्ट में डिजर्व क्यों करता है, उससे पहले आपको आस्था की गिरमोर को जानना पड़ेगा। गिरमोर का मीनिंग है जिस बुक में लिखा होता है कि मैजिक को कैसे क्रिएट किया जाए, या बुक ऑफ स्पेल भी आप कह सकते हो। उन्होंने हैरी पॉटर देखा होगा, उनको समझ गया रहेगा कि गिरमोर का मीनिंग क्या है। अभी आपने गिरमोर का मीनिंग जान लिया है तो मैं आपको आज तक फाइक्लोर गिरमोर के बारे में कुछ डिटेल्स देता हूँ। फाइक्लोर की गिरमोर, जो कि एक्सट्रीमली रेयर होती है, इट्स इवन रेयर फ्रॉम 4 लीफ क्लोर गिरमोर। फाइक्लोर गिरमोर का मीनिंग होता है कि वो डेविल की गिरमोर होती है। और ये गिरमोर सबसे पहले आस्था की माँ के पास होती है, जिसका नाम लिसिटा होता है। लिसिटा एक डेविल को भी उसके अंदर कैद कर देती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट डेविल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड लूसीफेरो।
वो डेविल का नाम लीबे होता है और लीबे को डिजिटा अपने बच्चे के जैसा ट्रीट करती है। आस्था एक मैजिकलेस बच्चा होता है और इस दुनिया में बच्चे से लेके बूढ़ा इंसान तक हर बंदे के पास मैजिक होता है। और आस्था की गिरमोर की बात की जाए तो आस्था के पास एंटी मैजिक की गिरमोर होती है और आस्था को कुछ ज्यादा ही एडवांटेज मिलता है अगेंस्ट मैजिक यूजर। और आस्था एक डेविल पोजेस इंसान भी होता है। और आस्था के फॉर्म की बात की जाए तो आस्था के पास 2 फॉर्म होते हैं क्योंकि वो मेन कैरेक्टर होता है इसलिए। और मैं 2 फॉर्म को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और वो भी शॉर्ट में। फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है ब्लैक फॉर्म। इसमें आस्था लेस देन हाफ अपने बॉडी को एंटी मैजिक से कवर करता है और ये फॉर्म में आस्था की स्पीड और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और विंग्स भी डेवलप करता है जिससे आस्था को उड़ने में मदद हो सके। ये फॉर्म का एक अपग्रेड भी है जिसमें आस्था का राइट हैंड एंटी मैजिक से कवर होता है और जिस वेपन को आस्था टच करता है वो एंटी मैजिक में तब्दील हो जाती है। ये फॉर्म में आस्था का मोर देन हाफ बॉडी एंटी मैजिक से कवर हो जाता है। सेकेंड फॉर्म की बात की जाए तो आस्था के पास है डेविल यूनियन मोड जिसका नाम होता है ब्लैक गार्डियन। ये फॉर्म में आस्था की पूरी बॉडी रेड और ब्लैक से कवर हो जाती है और आस्था की स्पीड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ये फॉर्म में आस्था की स्वॉर्ड्स की पावर भी बढ़ जाती है और ब्लैक फॉर्म तभी एक्टिवेट होता है जब वो कुछ नहीं कर सकता या उसके फ्रेंड्स को कोई मार रहा हो तो चलिए बढ़ते हमारे 5th नंबर पे जो कि है सियंस। ये सिर्फ कैरेक्टर्स की लिस्ट थी अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया क्योंकि वीडियो लंबा ना बने इसलिए। और मैं वेजिटा कुकू और ब्रोली जितना शॉर्ट हो सके उतना उनको शॉर्ट कर दूंगा जिस कारण से आपका टाइम भी बचे। वे तीनों रेज होते तो इनकी फाइट सीन्स को देखने का मजा ही कुछ और होता है क्योंकि ड्रैगन बॉल इज नोन फॉर इट्स फाइट सीन्स। ये आज भी अच्छी तरह से याद है जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था तब गोकू इतना रेज कर दिया था कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फाइट सीन को बुलाने हुई जब गोकू ने अच्छी तरह से धुलाई कर दी थी फ्रीजा की। मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलना चाहता हूँ वो फाइट सीन के लिए। और जब कुकू ब्लैक ने चीची को मार दिया था इन डिफरेंट टाइम में तो कंफ्यूज मत होना तो कुकू का रेज का लिमिट ही नहीं था। तो चलिए बढ़ते हमारे 2nd नंबर पे जो कि है वेजिटा। वेजिटा हमारा जो 2nd कबीर सिंह निकला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डीबीएस फैंस आपको पता है तो जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। जब लॉर्ड बीरस बुल्मा की बर्थडे पार्टी को खराब कर दे तो बुल्मा को आता है गुस्सा और स्लैप कर देती है और बोलते कि वाई आर यू इंटरप्टिंग माई बर्थडे पार्टी। इन रिटर्न बुल्मा को उल्टे हाथ की झापट पड़ जाती है लॉर्ड बीरस के हाथों से। इसने टच किया उसको मदरचोद। वहीं रुक साले में आ रहा हूं। वेजिटा इतना रेज कर देता है that he can't even control himself। इससे पता चलता है कि अगर वेजिटा को गुस्सा दिलाना हो तो बुल्मा को स्लैप कर दो। तो चलिए बढ़ते हमारे 3rd नंबर पे जो कि है ब्रोली। ब्रोली तो वेजिटा और कुकू से कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है that even Goku and Vegeta can't defeat him in 1v1 battle। shows us that how this character is strong is। और जब फ्रीजा ने ब्रोली के बाप को मार दिया था तो ब्रोली का अपने आप से कंट्रोल हो बैठता है। और ब्रोली तो एक लेजेंडरी सुपर सैयन होता है जिसका कोई पावर लिमिट नहीं होता। और जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली को देखी है तो उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इन सब से पता चलता है जब सैयन को गुस्सा आता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 पे है कागेयामा फ्रॉम मॉब साइको 100। कागेयामा जो कि एक आम इंसान होता है पर उसके पास साइकिक एबिलिटीज होती है। कागेयामा डरता भी है कि मैं किसी आम इंसान को मार ना डालूं। और कागेयामा एक एस्पर होता है और एस्पर का मतलब होता है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस टू डेवलप साइकिक एबिलिटीज। पावर्स और एबिलिटीज की बात की जाए तो कागेयामा के पास सेम स्पीड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी जस्ट लाइक अदर मेन प्रोटैगनिस्ट। कागेयामा के पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज है उनमें से मैं अपने कुछ फेवरेट एबिलिटीज का नाम लेने वाला हूँ। तो पहले नंबर पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन एबिलिटी में होता ये है कि कागेयामा की सोल उसके बॉडी से सेपरेट हो जाती है और वो दूसरे के माइंड और बॉडी में एंटर कर सकता है। समझ रहे हो ना। सेकेंड एबिलिटी का नाम है टेलीकिनेसिस। इसमें होता है ये कि कागेयामा अपने दिमाग से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है जैसे कि आपने हॉलीवुड की फिल्म्स में देखा ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 3rd नंबर पे जो कि है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इस एबिलिटी में होता ये है कि कागेयामा स्पिरिट्स को डिक्रीज होते हुए देख सकता है और उन्हें सेंस भी कर सकता है वो भी 20 किलोमीटर के रेडियस पे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर पे जो कि है साइकिक एनर्जी ट्रांसफरेंस। एबिलिटी में होता ये है कि कागेयामा अपने पावर को ट्रांसफर कर सकता है जितना चाहे उतना और उस इंसान को ताकतवर भी बना सकता है। और कागेयामा के पास 2 फॉर्म है या मोड
जो चाहे आप खेलो। फर्स्ट मोड का नाम है 100% मोड। ये मोड में होता ये है कि कागेयामा का फियर, जो कि वो दूसरों को हर्ट ना करे, वो उन पावर्स को सील डाउन करता है। कागेयामा के इमोशंस बाहर आ जाते हैं, वो भी इंटेंस अमाउंट में, तब उसका ये वाला फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। और सेकंड मोड का कोई नाम नहीं है, पर इसको मैं 1000% मोड बोलता हूँ। ये मोड तभी एक्टिवेट होता है जब कागेयामा बेहोश हो जाता है, और ये मोड में कागेयामा की साइकिक पावर्स इंक्रीज हो जाती है। और कागेयामा ने टेरुकी की शील्ड को भी तोड़ दिया था ये मोड में। और मेन बात, कागेयामा तभी रेज करता है जब उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और कागेयामा और साइतामा इसलिए सेम दिखते हैं क्योंकि मॉब साइको 100 और वन पंच मैन का राइटर सेम था। तो चलिए बढ़ते हमारे थर्ड नंबर पे, जो कि है 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ इस बंदे के बारे में आपको क्या बताऊं। आप तो जानते ही होंगे कि लूफी कौन है, और जिन्हें नहीं पता लूफी कौन है, मोटू नारुतो सालो लूफी नहीं पता, सबसे जाके पहले आप वन पीस देखो। आप कौन सा भी एनीमे कंटिन्यू कर रहे हो, पहले ही जाकर वन पीस देखो। और लूफी एक डेविल फ्रूट ईटर भी होता है, और उसका डेविल फ्रूट का नाम है गोमू गोमू नो मी, यानी कि रबर मैन। गोमू गोमू नो मी खा के उसकी पूरी बॉडी रबर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि सारे अटैक्स गोमू गोमू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि गोमू गोमू नो पिस्टल और रॉकेट। की गियर्स की बात की जाए तो उसका बेस फॉर्म, जिसमें वो सारे गोमू गोमू के अटैक्स को परफॉर्म करता है। और सेकंड गियर की बात की जाए तो उसके बॉडी से पूरी स्टीम निकलती है, और लूफी की स्पीड, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और थर्ड गियर की बात की जाए तो इसमें लूफी अपने अंगूठे को बाइट करके उसमें हवा भरता है, और वो बॉडी पार्ट बड़ा हो जाता है। और लूफी एक रबर मैन होने के कारण उसके नस फटने का भी कोई चांसेस नहीं रहता। और फोर्थ गियर की बात की जाए तो इसमें 3 फॉर्म आते हैं, स्नेक मैन, टैंक मैन और बाउंस मैन। बाउंस मैन में होता क्या है कि जब लूफी अटैक करके जमीन पे लैंड करता है और उसका बैलेंस इम्परफेक्ट होता है, इसलिए उसको बाउंस मैन बोलते हैं। स्नेक मैन की बात की जाए तो लूफी का हाथ और पैर हाकी से कवर हो जाता है, और उसका बाल फ्लेम का शेप ले लेता है। टैंक मैन की बात की जाए तो जब लूफी क्रैकर से फाइट कर रहा था तो उसका ये वाला फॉर्म बाहर आ जाता है, वो भी बिस्किट खाने की वजह से। लूफी हमारा कभी रेज में नहीं रहता, बल्कि वो मस्त चिल में रहता है और मीट खाने की सोचता रहता है, मतलब कि चिकन वो सब। और जब लूफी का रेज का लेवल कोई ठिकाना नहीं रहता तब फाइट सीन्स को देखने का मजा ही कुछ और होता है, वो भी टॉय एनिमेशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जो कि है उजुमाकी नारुतो दात्तेबाइयो। दात्तेबाइयो का वायरस मुझे भी लग गया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नारुतो के अंदर 9 टेल्स का पोकेमॉन होता है। नारुतो को सब हेट करते थे बचपन में, क्योंकि उसके अंदर 9 टेल्स का डीमन फॉक्स रहता है, इसीलिए गाँव वाले उसे हेट करते थे। और नारुतो के जुत्सु की बात की जाए तो नारुतो के पास है सेक्सी नो जुत्सु, वो कुछ नहीं था, रसेंगान, शैडो नो जुत्सु और मल्टी शैडो नो जुत्सु। बस ये 3 जुत्सु से नारुतो का पूरा बचपन निकल गया। अकात्सुकी की एंटर हुई तब नारुतो ने सेज मोड को मास्टर किया और रसेंगान को अपने चक्रा नेचर में कर डाला, जो कि है रसेन शूरिकेन। नारुतो का चक्रा नेचर विंड होता है। और नारुतो के फॉर्म की बात की जाए तो नारुतो के पास है 9 टेल्स का मोड, और 9 टेल्स का नाम कुरमा है। फॉर्म तभी एक्टिवेट होते हैं जब नारुतो के ऊपर कुरमा पोजीशन ले लेता है। तो सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो उसके पास है लाइट मोड, जो कि उसको हागुरोमो ने दिया है। फॉर्म उसको इसलिए मिलता है क्योंकि नारुतो के अंदर आशुरा रिकार्नेट होता है, इसलिए उसको ये फॉर्म मिलता है। और थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो नारुतो के पास है कुरमा लिंक फॉर्म। इस फॉर्म की बात की जाए तो नारुतो कुरमा का चक्र कंट्रोल करता है, तब उसका ये वाला फॉर्म बाहर आता है। और फोर्थ फॉर्म की बात की जाए जो कि है सेज मोड। इस फॉर्म की बात की जाए तो नेचर का चक्र ऑब्जर्व करता है और ये भारी से भारी चीजें भी उठा सकता है। और लास्ट फॉर्म की बात की जाए तो जो कि है बैरियन मोड, आपको पता ही होगा ये लास्ट फॉर्म। इस फॉर्म की बात की जाए तो नारुतो का चक्र और कुरमा का चक्र को कंबाइन करके एक नया एनर्जी फॉर्म होता है। नारुतो तभी रेज करता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और तब कुरमा नारुतो के ऊपर पोजीशन ले लेता है। एग्जाम्पल के लिया जाए तो पेन वर्सेस नारुतो का आर्क, जब पेन हिनाटा को बचा जाता है तब नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 पे, जो कि है इतादोरी यूजी, जो कि मेरा फेवरेट है। इतादोरी जिसके अंदर किंग ऑफ गॉड्स रियोमिन सुकुना का स्पिरिट आ जाती है। मैं बताता हूँ आपको रियोमिन सुकुना की स्पिरिट कैसे आ जाती है। जब इतादोरी एक और स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है तब इतादोरी सुकुना का फिंगर खा लेता है, और 1000 आउटकम में से उसका एक आउटकम बाहर आता है ना, उसके अंदर पोजीशन ले लेता है। और इतादोरी जब सुकुना के बाकी फिंगर खा लेता है तब देखना पड़ेगा कि सुकुना कितना पावरफुल हो जाता है। देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ह्यूमन सुकुना और इतादोरी की पावर्स भी सेम है, एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। और ह्यूमन सुकुना का योइच 10 का है, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन। और डोमेन एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि एक सर्कल क्रिएट होता है। टपा टप मालूम ना कैसा लेते फिर टपा टप
बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं कोई टॉप 5 और टॉप 10 वाला यूट्यूबर नहीं, मैं सिर्फ अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए さよなら。君の虜になってしまう